हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। ये यूरिनरी सिस्टम की 6th क्लास है। इससे पहले हमने 5 क्लासेस देख ली हैं। लास्ट क्लास में 5th क्लास में हमने डील किया था फंक्शन ऑफ किडनी का। पहला फंक्शन हमने खत्म कर दिया था, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। इस क्लास में हम डील करेंगे फंक्शन ऑफ किडनी के सेकंड फंक्शन को, दैट इज वाटर बैलेंस एंड यूरिन आउटपुट। तो मेरा दूसरा फंक्शन है कौन सा? वाटर बैलेंस एंड यूरिन आउटपुट। ठीक है, तो इसमें हमें ये देखना है कि वाटर बैलेंस किडनी कैसे करती है, यूरिन आउटपुट को कैसे कंट्रोल करती है, हम सब इसमें इस फंक्शन में देखेंगे। तो वाटर बैलेंस से आपको पहले पता होना चाहिए कि वाटर बैलेंस का मतलब क्या है। इन दोनों का मतलब क्या है कि आप इनपुट ले रहे हो, वाटर इनटेक कर रहे हो, और यूरिन क्या कर रहे हो, आउटपुट दे रहे हो। ठीक है, आउटपुट। तो इन दोनों का जो मेन क्राइटेरिया है कि इनपुट कैसे होगा और आउटपुट कैसे होगा, तो इनपुट के 2 रास्ते हैं। वाटर कैसे लोगे आप? या तो फूड के रास्ते या फिर फ्लूइड के रास्ते, यानी कि या तो आप खाने के, जो हम खाने में वाटर ऐड करते हैं वो होता है, या फिर हम पानी पीते हैं। तो फ्लूइड, फूड और फ्लूइड। अगर मैं आउटपुट की बात करूं कि फ्लूइड आउटपुट कैसे होता है, तो मेरा कैसे होता है, एक तो यूरिन, जिससे बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ यूरिन वाटर बॉडी से बाहर निकल जाता है। दूसरा मेरा एक्सपायर्ड एयर, यानी कि जो हम सांस छोड़ते हैं उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो मॉइस्ट होती है, नम होती है सांस। ठीक है। तीसरा मेरा रहेगा स्वेटिंग, यानी कि पसीने के रास्ते। एक होता है स्टूल, यानी कि फीसिस के रास्ते। स्टूल में भी हमारा क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ वाटर लूज होता है। तो जो ये वाले हैं, जो स्वेटिंग है वो डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट आपका कैसा है? अगर हॉट इन्वायरमेंट तो स्वेटिंग बढ़ जाएगी, अगर कोल्ड इन्वायरमेंट है तो स्वेटिंग कम होती है। ठीक है, तो ये सारे, इन सब में से जो यूरिन है वो सबसे ज्यादा फैक्टर है वाटर लॉस का यूरिन आउटपुट के रूप में। ठीक है, तो हम इनको ही डील करेंगे कि अगर बॉडी के अंदर वाटर लो हो रहा है तो बॉडी क्या करेगी, अगर बॉडी के अंदर वाटर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो बॉडी क्या करेगी। ठीक है, कितना यूरिन आउटपुट करवाएगी, कितना नहीं करवाएगी। अगर यूरिन आउटपुट की बात करूं तो लास्ट क्लास में है ना, हमने डील कर लिया था कि जो यूरिन होता है वो कितना होता है, एक डे के अंदर 1 से 1.5 लीटर पर डे प्रोड्यूस होता है ना। ये तो क्या कह रहा है कि 1 से 1 लीटर तक, 1.5 लीटर तक यूरिन प्रोड्यूस होना ही होना है। अगर आपसे कोई पूछे कि मिनिमम, अगर मैं बोलूं कि कम से कम कितना होना है, मिनिमम, कि भाई अगर इससे कम हुआ तो दिक्कतें हो जाएंगी, तो मिनिमम कितना यूरिन प्रोड्यूस होना चाहिए एक दिन में? लगभग 500 ml पर डे। अब ये 500 ml यानी कि यूरिन का प्रोडक्शन क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो हमारी बॉडी 24/7 आवर्स काम कर रही है, हर मिनट हर सेकंड वो काम कर रही है, यानी कि वहां पे वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है। अगर वो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर नहीं निकला तो वो वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ इकट्ठा होने लगेगा? हमारे बॉडी के अंदर, और हमारी बॉडी को डिजीज कंडीशन होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए बॉडी से इस वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने का सबसे इफेक्टिव और इजी मेथड है यूरिन। तो यूरिन बनाओ, यूरिन के अंदर उस सारे वेस्ट प्रोडक्ट को घोल दो और बॉडी से बाहर निकाल दो। इसलिए आपसे सब लोग, आपने हर जगह सुना होगा, हर लोग से सुना होगा कि आपको पानी पीना चाहिए, दिन में बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए। तो पानी पीने से बेसिकली कुछ ऐसा हो नहीं रहा है, कुछ चमत्कार हो रहा है। चमत्कार जो हो रहा है वो इस भाई साहब की वजह से हो रहा है, यूरिन की वजह से। क्योंकि अब जितना ज्यादा वाटर पियोगे उतना ज्यादा बॉडी यूरिन प्रोड्यूस करेगी, और जितना ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस होकर बॉडी से बाहर निकलेगा उतना ही ज्यादा उस यूरिन के रास्ते आपकी बॉडी में जनरेट होने वाला वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकलता रहेगा। अगर वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के अंदर है नहीं तो आप कम बीमार पड़ोगे, आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। तो इसलिए जो मेजर रीजन है आपसे ये कहने के कि आपको लगभग पूरे दिन में पानी पीना चाहिए, 6 से 7 ग्लास पानी पियो ताकि आपकी बॉडी प्रॉपर हाइड्रेटेड रहे। हाइड्रेटेड का मतलब है कि आपकी बॉडी यूरिन बनाती रहे और यूरिन के रास्ते जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है 24/7 में, वो सारा का सारा वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकलता रहे। तो एक दिन में कम से कम कितना ml यूरिन प्रोड्यूस होना चाहिए? दैट इज 500 ml। अगर आपकी बॉडी एक दिन में 500 ml यूरिन नहीं बना रही है तो भाई साहब आप रिस्क पर हैं, क्योंकि इसके बाद आपकी बॉडी में कोई ना कोई डिजीज कंडीशन आनी शुरू हो जाएगी। तो प्लीज ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि आपकी बॉडी कम से कम एक दिन में 500 ml तो बनाए। अगर 1 से 1.5 बना रही तो बहुत अच्छी बात है, इससे ज्यादा बनाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन इससे कम नहीं बनानी चाहिए।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं हम अपने इस वाटर बैलेंस की तरफ। पहले हम बॉडी के अंदर फ्लूइड को लो करके देखेंगे, है ना। सपोज करो वाटर बैलेंस था, बॉडी ने आपने वाटर ड्रिंक करा। अब किसी भी कारण से आपकी बॉडी मेंटेन नहीं कर पा रही है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, लो वॉल्यूम लिख सकता हूं। आपकी बॉडी में क्या हुआ, लो वॉल्यूम नहीं, लो ब्लड वॉल्यूम लिखूंगा। क्या लिखूंगा, लो ब्लड वॉल्यूम। मैंने लिखा लो ब्लड वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में पानी की कमी हो रही है ना। अब जैसे ही पानी की कमी होगी, तो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि एक ब्लड है, ब्लड वेसल है, उसके अंदर ब्लड है, और ब्लड के अंदर क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जैसे ही ब्लड के अंदर वॉल्यूम की मात्रा, फ्लूइड की वैल्यू कम होगी, तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। कैसे, ऐसे जैसे देखो, अगर सपोज करो एक ये मेरे पास कंटेनर है, इसके अंदर मैंने 2 लीटर पानी रखा, और 2 लीटर में लगभग मैंने 1 किलो शुगर डाल दी, है ना। अब जो ये 1 किलो शुगर है, ये 2 लीटर के हिसाब से मैंने डाली है। अगर मैं इसमें से 2 लीटर की जगह 1 लीटर पानी छोड़ दूं, है ना, और शुगर को उतनी ही रहने दूं, तो आप देखोगे कि जो शुगर है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि वहां पे पानी का लेवल डिक्रीज हो गया। तो मेरा जो ये सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, कंसंट्रेटेड बनेगा। कैसा बनेगा, कंसंट्रेटेड बनेगा। यानी कि अब ये चीज मुझे दिक्कत दे सकती है ना। तो लो वॉल्यूम हुआ, लो ब्लड वॉल्यूम हुआ, है ना। तो क्या होगा, हमारा जो ब्लड है वो कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। कैसा होगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। अब सॉरी, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी है कि सर लो ब्लड वॉल्यूम क्यों हो जाएगा, ऐसा क्या हो रहा है बॉडी में। तो अभी होने को तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से लो ब्लड वॉल्यूम हो सकता है, लेकिन अभी आप समझो कि हमारा यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीज यूरिन आउटपुट होता है। इंक्रीज यूरिन आउटपुट, की बॉडी बहुत ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, जिसकी वजह से यूरिन आउटपुट बढ़ेगा, ब्लड का वॉल्यूम लो हो जाएगा। अब जैसे ही ब्लड का वॉल्यूम लो होगा, तो ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट थे, प्लाज्मा प्रोटीन्स। वो क्या, जब प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट थे, तो उनका क्या होगा, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं। तो यहां पे मेरा हो जाएगा ब्लड के अंदर इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि मेरा ब्लड कैसा हो गया, कंसंट्रेटेड। यानी कि जो कि एक्सर्टेड होता है, एक्सर्टेड बाय प्लाज्मा प्रोटीन्स। अब जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा आपके ब्लड का, तो आपके ब्रेन के अंदर, है ना, यहाँ पे हो जाएंगे जैसे ही इंक्रीज होगा, तो ऑस्मो रिसेप्टर्स स्टिमुलेटेड। अब ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या है, ऑस्मो रिसेप्टर्स आर द सेंसरी रिसेप्टर्स इन हाइपोथैलेमस। ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, जो किसको डिटेक्ट करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, अब इसको मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे इंक्रीज होगा। देखो, मैंने कहा था ब्लड है मेरे पास, ब्लड के अंदर मेरे पास फ्लूइड है, और मेरे पास क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन्स है, ठीक है। अब मेरे पास सपोज, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, मेरे पास 5 लीटर फ्लूइड था, और इन 5 लीटर फ्लूइड में लगभग जितने प्लाज्मा प्रोटीन होने चाहिए वो 10 प्लाज्मा प्रोटीन्स होने चाहिए। लेकिन यूरिन आउटपुट बढ़ा, मेरा जो फ्लूइड था वो यूरिन के रास्ते बॉडी से बाहर निकल गया, ब्लड के अंदर इसकी कमी हो गई। तो मैं इसको, अब मेरी जो कमी हुई है वो कितनी होगी, हो सकता है 2 लीटर हो गया हो। अब ये 2 लीटर के हिसाब से जो 10 प्लाज्मा प्रोटीन्स है वो तो ज्यादा हो गई, यानी कि ये ब्लड कैसा हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया। कैसा हो गया, कंसंट्रेटेड। अब ये जो 10 प्लाज्मा प्रोटीन्स बने हैं, अब ये प्रेशर जनरेट कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक
प्रेशर। तो जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या है कि मेरा ब्लड कैसा हो रहा है, कंसंट्रेटेड, उसके अंदर क्या कमी हो रही है, फ्लूइड की कमी हो रही है। तो जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो मेरा ऑस्मो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे। अब ये आगे क्या करवाएंगे उनको देख लेंगे, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि इसको क्या चाहिए, फ्लूइड चाहिए। अब ये हाइपोथैलेमस में लगे हुए ऑस्मो रिसेप्टर से कह रहा है कि भाई ब्लड कंसंट्रेटेड हो रहा है, इसमें से फ्लूइड का लॉस हो रहा है, तो आप कुछ ऐसा करो ताकि ये फ्लूइड वापस से वहां पे आ सके, ठीक है। तो ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या करेंगे, ऑस्मो रिसेप्टर स्टिमुलेट हुए तो ये बोलेंगे पिट्यूटरी, पोस्टी पिट्यूटरी से दे रिलीज एंटी डायरेटिक हार्मोन। कहां से, फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड। अब जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, वो बेसिकली दो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ये हम एंडोक्राइन के अंदर पढ़ेंगे। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको बता देता हूं। ये दो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, पहला होता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है एडीएच। अब एडीएच का मतलब क्या है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। अब इसका अगर मैं आपको मतलब समझाऊं तो पहले आपको डायरेटिक का मतलब पता होना चाहिए। डायरेटिक हार्मोन क्या करता है, ये यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करता है, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, यानी कि आपकी बॉडी में से यूरिन की मात्रा को बढ़ा देगा, वाटर को ज्यादा लॉस करवाएगा किसमें, यूरिन के रूप में बॉडी से। कौन, डायरेटिक। अब अगर मैं इसके आगे लगा दूं एंटी का मतलब जो इस हार्मोन के अपोजिट काम करे। अगर ये यूरिन आउटपुट इंक्रीज कर रहा है तो एंटी डायरेटिक क्या करेगा, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। वो क्या कर देगा, यूरिन आउटपुट को डिक्रीज कर देगा, ठीक है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, एडीएच निकालेगा। एडीएच आ गया, हमें यही हार्मोन तो चाहिए था, हमारा यूरिन आउटपुट बढ़ रहा था जिसकी वजह से ब्लड लॉस हो रहा था, सॉरी ब्लड वॉल्यूम लॉस हो रहा था जिसकी वजह से हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा था। तो जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ, हाइपोथैलेमस में लगे हुए ऑस्मो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो गए। उन्होंने किसको बोला, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला कि भाई आप क्या रिलीज कर दो, एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज कर दो। और एंटी डायरेटिक हार्मोन कहां जाएगा, मैंने पहले ही बताया था, ये जाएगा ट्यूब्यूल्स पर, रीच ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी, और यहां पे जाके क्या करवा देगा, इसको यहां से हटा देता हूं। जैसे ही किडनी पे पहुंचेगा तो वहां से क्या करवाएगा, यहां से करवा देगा रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवा देगा। कहां से, किडनी ट्यूब्यूल से। किडनी ट्यूब्यूल से क्यों करवा रहा है, क्योंकि यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल रहा था पानी। तो क्या करेगा कि वो इससे पहले यूरिन बन के बॉडी से बाहर निकल जाए, एडीएच क्या करवा देगा, उसका रीएब्जॉर्प्शन करवा देगा। और जैसे ही रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा, ये ब्लड वॉल्यूम कहां पहुंचेगा, सॉरी ये फ्लूइड कहां पहुंचेगा, जो ये वाटर है कहां पहुंचेगा, ब्लड के अंदर। तो मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। और मुझे यही कंडीशन ठीक करनी थी, मेरी कंडीशन यहां पे हो रही थी, जिसका मतलब लो ब्लड वॉल्यूम का मतलब क्या है, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, है ना। तो जैसे ही लो हुआ, मेरा ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ। ऑस्मो रिसेप्टर ने क्या बोला, ऑस्मो रिसेप्टर ने बोला, सॉरी, जैसे मेरा लो ब्लड वॉल्यूम हुआ, मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया। ऑस्मोटिक प्रेशर के बढ़ते ही मेरा ऑस्मो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो गया। उसने सिग्नल भेजा पोस्टीरियर लोब को, ग्लैंड को, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। वहां से उसने रिलीज करवाया एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन गया किडनी के ट्यूब्यूल्स में, वहां से उसने रीअब्जॉर्प्शन करवा दिया वाटर का, यानी कि जो वाटर यूरिन बन के बॉडी से बाहर निकलने वाला था उसको एडीएच ने वापस से रीअब्जॉर्ब करवा दिया। और जैसे वो रीअब्जॉर्ब होगा तो वो कहां जाएगा, ब्लड के अंदर। और जैसे ही वो ब्लड के अंदर एंटर होगा तो मेरा जो लो ब्लड वॉल्यूम था वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब ये पूरी प्रोसेस काम कर रही है। तो एक टाइम के बाद क्या होगा कि ये ब्लड वॉल्यूम बढ़ता बढ़ता क्या हो जाएगा, हाइपर हो जाएगा। तो मेरे पास ये कंडीशन आ जाएगी, हाइपर वॉलेमिया। हाइपर वॉलेमिया का मतलब क्या है, इंक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लड वॉल्यूम, यानी कि अब नॉर्मल से ज्यादा होगी कंडीशन, नॉर्मल से ज्यादा होगी। अब इस केस में क्या होगा,
ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया, इसको ड्रॉ कर लो। फिर मैं हाइपरवॉलेमिया से, ये तो मेरा क्या था कि अगर फ्लूइड वॉल्यूम लॉस हो रहा है, अगर ब्लड वॉल्यूम लॉस हो रहा है तो मेरी किडनी कैसे उसको इंक्रीज करवाएगी, ये तो ये था। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ फ्लूइड वॉल्यूम लिखता हूं और मैं कहता हूं कि ये वाला जो लेवल है ये इसका नॉर्मल लेवल है, और इस कंडीशन में हमने पढ़ा कि जो फ्लूइड था वो नॉर्मल लेवल से नीचे चला गया, डिक्रीज हो गया, तो जब डिक्रीज होगा तो ये वाली प्रोसेस होगी। ठीक है, और वापस से इसको कहां ले आएगी, नॉर्मल पे ले आएगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जब बॉडी में ये इसका लेवल बढ़ जाए, ये तो हमने पढ़ा कि अगर घट रहा है तो क्या होगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि हाइपरवॉलेमिया हो रहा है, हाइपरवॉलेमिया का मतलब क्या होता है, इंक्रीज अमाउंट ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम, तब क्या होगा, है ना। तो मैं इसको रफ करके इस वाले कंडीशन को दिखा देता हूं। अभी हमने पढ़ा था डिक्रीज होना, यानी कि यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो रहा था, तो अब मैं लिख सकता हूं कि डिक्रीज यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर की रिटेंशन हो रही है, वाटर रिटेंशन इन द बॉडी, रिटेंशन इन द बॉडी। अब वाटर का रिटेंशन हो रहा है बॉडी के अंदर, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, हाइपरवॉलेमिया, हाइपरवॉलेमिया हो रहा है बॉडी के अंदर। और आपने देखा था कि लास्ट में हमने वहीं पे छोड़ा था कि हाइपरवॉलेमिया। अब हाइपरवॉलेमिया हो रहा है, तो जब हाइपरवॉलेमिया होगा तो इसका मतलब क्या है कि इंक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लड वॉल्यूम, इंक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लड वॉल्यूम। अब ये जो ब्लड वॉल्यूम का अमाउंट बड़ा है, आपको पता है कि ब्लड, जब हम सिस्टमिक सर्कुलेशन पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो ब्लड है वो कहां पहुंचता है, एट्रिया में पहुंचता है, हार्ट के पास। तो जैसे ही हार्ट के पास पहुंचेगा, या फिर मैं लिखता हूं एंटर इनटू वेना कावा, ये वेना कावा में गया, और वेना कावा से कहां पहुंच गया, रीच्ड टू हार्ट एट्रियम, हार्ट एट्रियम, है ना। अब इसको थोड़ा सा इस वाले हिस्से को मैं यहां समझा देता हूं। मेरे पास हार्ट है, हार्ट के मेरे पास 4 चैम्बर्स हैं, ये ऊपर वाले हैं एट्रिया और नीचे वाले हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, ये मेरा राइट एट्रियम, ये मेरा लेफ्ट एट्रियम, ये मेरा राइट वेंट्रिकल, ये मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो जो ये ब्लड है वेना कावा, वेना कावा यहाँ पे आके खाली होती है, 2 वेना कावा होती है, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। तो जब ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल रहेगा, यानी कि अपनी नॉर्मल रिदम में रहेगा, तो क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा, खाली होगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि वाटर का रिटेंशन हो रहा है, हाइपरवॉल्यूमिया हो रहा है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। अब यही इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम कहाँ पे पहुंच रही है, हार्ट के एट्रियम में, यानी कि यहाँ पे आ रही है। अब पहले तो कितना आ रहा था, पहले तो आ रहा था 5 ml यहाँ पर। ठीक है, तो राइट एट्रियम में पहुंच रहा था, 5 ml आराम से पहुंच रहा था, लेकिन अब बढ़ गया, अब आ रहा है 10 ml। तो जहां पे पहले 5 ml आता था, अब वहां पे क्या आ रहा है, 10 ml आ रहा है। तो इसकी वजह से जो एट्रियल वॉल्स हैं, जो ये हमारा एट्रिया, ये चौड़ जाएगा, यानी कि इस पे खिंचाव पड़ेगा, इस पे स्ट्रेच आएगा। जैसे ही मेरी एट्रियल वॉल स्ट्रेच होंगी, एट्रियल वॉल, चलो यहीं लिख देता हूं, है ना। हार्ट एट्रियम पे पहुंचा, इसकी वजह से क्या हुआ, तो मैं इसको लिख रहा हूं, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, स्ट्रेच द एट्रियल वॉल, एट्रियल वॉल। और जैसे ही एट्रियल वॉल स्ट्रेच होंगी तो इन वॉल से एक हार्मोन निकलेगा, दैट इज एएनपी। जैसे ही एट्रियल वॉल रिलीज होंगी, देन सॉरी स्ट्रेच होंगी, तो एएनपी, दैट इज एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड रिलीज, एट्रियल नेट्री, दोबारा ले देता हूं ना, कहीं आपको स्पेलिंग समझ में ना आए। एएनपी, एएनपी का मतलब है, दूसरे कलर से लिख देता हूं, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड रिलीज, ये क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और जैसे ही एएनपी रिलीज होगा तो ये पहुंचेगा कहां पर, किडनी ट्यूब्यूल्स पर। इसको मैं हटा दे रहा हूं यहां से, रीच टू रीनल ट्यूब्यूल्स।
अब ये रीनल ट्यूब्यूल्स पे पहुंच के क्या करेगा, है ना, इसको समझो थोड़ा सा। देखो यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से वाटर रिटेन, जिसका मतलब क्या था कि वाटर कहाँ इकट्ठा हो रहा है, बॉडी के अंदर इकट्ठा हो रहा है। अगर बॉडी के अंदर वाटर इकट्ठा हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो ब्लड के अंदर बढ़ रहा है, और जब वो ब्लड के अंदर बढ़ेगा तो क्या जाएगा, हार्ट के पास पहुंचेगा। हार्ट के पास पहुंचा तो वहां पे क्या हुआ, उसकी एट्रियल वॉल पर स्ट्रेच पड़ा, इफेक्ट, स्ट्रेचिंग इफेक्ट आया, वॉल पे खिंचाव आया। तो जैसे ही खिंचाव आया, अब खिंचाव क्यों आया है, क्योंकि इससे पहले जो हार्ट में ब्लड पहुंच रहा था वो नॉर्मल पहुंच रहा था, क्योंकि जो फ्लूइड था वो यूरिन के रास्ते बॉडी से बाहर निकल रहा था आराम से। अब क्या हुआ, किसी भी कारण से जो फ्लूइड है, जो यूरिन आउटपुट है वो डिक्रीज हो गया, यानी कि यूरिन, किडनी यूरिन सफिशिएंट मात्रा में बना नहीं रही है। अब जो यूरिन नहीं बना रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो जो वाटर है वो रीएब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, या फिर अगर वो यूरिन नहीं बना रही, इसका मतलब क्या है कि बॉडी, जो मेरी किडनी है, वो ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर छोड़ रही है, ये मतलब है ना। तो यहाँ पे जो यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो, इसका मतलब है कि किडनी मेरी क्या कर रही है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब कर रही है और ब्लड के अंदर छोड़ रही है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ा। अब ब्लड वॉल्यूम बढ़ा हुआ ब्लड वॉल्यूम क्या पहुंचा, एट्रिया में। एट्रिया में उस बढ़े हुए ब्लड वॉल्यूम ने क्या करवा दिया, स्ट्रेच करवाया, जिसकी वजह से एएनपी निकला, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड। अब ये एएनपी कहां पहुंचा, रीनल ट्यूब्यूल्स पे। अब ये क्या करवाएगा, ये उसी कॉज को खत्म कर देगा, ये उसी फैक्टर को बंद कर देगा जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा था। ब्लड वॉल्यूम क्यों बढ़ रहा था, क्योंकि मेरी किडनी क्या करवा रही थी, बहुत ज्यादा वाटर को रीएब्जॉर्ब करवा रही थी। तो ये ऊपर जाके क्या करवा देगा, किडनी ट्यूब्यूल्स पे क्या करवा देगा, डिक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इन ट्यूब्यूल से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन डिक्रीज करवा देगा। तो जैसे ही इन वाटर इसका रीएब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा तो यूरिन अब वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, अब वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं होगा तो बॉडी से यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाएगा। तो ये मेरा करवा देगा इंक्रीज यूरिन आउटपुट, और जैसे ही यूरिन आउटपुट इंक्रीज होगा तो मेरा जो ये ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था यहाँ पे, ये डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, यानी कि वो नॉर्मल पर आ जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले हमने देखा था कि जो फ्लूइड था वो अपने नॉर्मल लेवल से नीचे हुआ तो उसको किडनी ने कहां ले गई, नॉर्मल पे ले आई। इस केस में हमने देखा कि वाटर क्या हुआ, रीएब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा हो रहा था जिसकी वजह से यूरिन आउटपुट डिक्रीज हुआ, यानी कि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया, तो उसे किडनी एएनपी की मदद से नॉर्मल ले आई। तो आपने देखा कि जैसे ही बॉडी के अंदर, किडनी के अंदर वाटर का लेवल बढ़ा तो उसे नॉर्मल लेवल पे ले आई, घटा तो उसे नॉर्मल लेवल पे ले आई। तो जो ये मैकेनिज्म काम कर रहा है इसको हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी ऐसे काम करती है कि अगर कोई चीज नॉर्मल लेवल से इंक्रीज हो रही है तो उसे नॉर्मल लेवल पे ले आएगी, अगर कोई कंडीशन नॉर्मल लेवल से लो जा रही है तो उसे नॉर्मल लेवल पे ले आएगी। दैट इज नोन एज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और इसी के थ्रू हमने फंक्शन ऑफ किडनी का दूसरा फंक्शन कंप्लीट कर लिया है, दैट इज नोन एज वाटर बैलेंस एंड यूरिन आउटपुट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है तो प्लीज लेट मी नो इन ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल MV नर्सिंग डेस्क, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।